वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन NCERT CBSE इंडियन इकोनॉमी। आप जानते हैं कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा 11th लेक्चर है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्रॉम 1947 टू 1990 या 1950 से लेकर 1990 तक। तो बेसिकली 1991 में रिफॉर्म्स होते हैं इंडिया में। ये महसूस हुआ कि जो इकॉनमी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसलिए रिफॉर्म्स किए गए। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिफोर 1991 यानी 1950 से लेकर या 1947 से लेकर 1990 तक इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस और ओवरऑल इकॉनमी की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो इसके लिए हम चार पैरामीटर्स का यूज़ करेंगे, चार चीज़ों का यूज़ करेंगे। एक, हम देखेंगे कि इंडस्ट्री का आउटपुट कितना रहा इस दौर में, किस तरीके का इजाफा इसमें हुआ। दूसरा, हम देखेंगे कि इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना था यानी परसेंटेज के हिसाब से। तीसरा, हम देखेंगे कि ग्रोथ रेट इंडस्ट्री की कैसी रही। और फोर्थ, हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट में इसका कंट्रीब्यूशन कैसा रहा। लेकिन हम बस इंडस्ट्री पे फोकस नहीं करेंगे, बाकी जो ओवरऑल इकॉनमी है प्राइमरी और टेरिशरी सेक्टर्स पर भी हम फोकस करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि आउटपुट का मामला कैसा था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, इसमें जो आउटपुट जो जनरेट हो रहा था, जीडीपी जो जनरेट हो रहा था, तो उसके लिए जो डेटा है वो आपके सामने है। तो ये सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर ही हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो हमारा फोकस खास तौर पर इसी पे रहेगा। तो ये देखेंगे पहले कि 1950-51 में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें कितना आउटपुट जनरेट हो रहा था। तो अगर आप 2004-05 के प्राइसेस से के हिसाब से देखेंगे तो इट वाज 40,138 करोड़ रुपीस, यानी 40,138 करोड़ रुपीस का आउटपुट जनरेट हो रहा था 1950-51 में। कहाँ पे? सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, फिर इसमें इजाफा होता गया डिफरेंट यानी कि डिकेड्स के लिए आपके सामने डेटा है। और फिर 1990-91 का हम यहाँ पर फोकस करेंगे। इट इज़ 3,25,450। तो पहले था ये 40,000, अब ये बन गया 3,25,000, इससे थोड़ा ज़्यादा। तो इसके मुकाबले में अगर आप देखेंगे आप प्राइमरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर को, तो पहले प्राइमरी सेक्टर पर फोकस करेंगे। इन 1950-51 प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट कितना था? 1,50,190 करोड़ रुपीस, यानी कि इसके मुकाबले में, सेकेंडरी सेक्टर के मुकाबले में इट वाज ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स आउटपुट कहाँ पे जनरेट हो रहा था? प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन जब हम 1990 पे आ जाते हैं तो यहाँ पे अभी वैल्यू है 4,44,880। अब ये 3 to 4 टाइम्स नहीं रहा, 1 पॉइंट कुछ टाइम्स अब ये बन जाता है। हालांकि ज़्यादा है प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है। जितनी गैप इससे पहले थी तो अब उतनी गैप नहीं है। अगर हम टेरिशरी सेक्टर में देखेंगे तो इट इज़ 82,591 करोड़ रुपीस। ठीक, और फिर ये आ जाता है 5,73,465 करोड़ रुपीस। तो अगर इसका मुकाबला अब हम सेकेंडरी सेक्टर से के साथ करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्टर का आउटपुट है वो ऑलमोस्ट हाफ है, हाफ से भी थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टू टेरिशरी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर के मुकाबले में। सर्विसेज सेक्टर का आउटपुट 2 टाइम्स से भी ज़्यादा है, किसके मुकाबले में? जो सेकेंडरी सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है। लेकिन यहाँ पे भी अब ये 2 टाइम्स ज़्यादा यानी कि ट्वाइस दैट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर नहीं है, है काफ़ी ज़्यादा, अभी भी बड़ा गैप है। लेकिन गैप जो है परसेंटेज के हिसाब से या टाइम्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे कितने टाइम्स ये ज़्यादा है तो उसके हिसाब से अब ये गैप कम हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं इस चीज़ पे कि जो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी कितना था। तो ये ईयर्स है, ओके। इनमें हम देखेंगे कि किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था और हम फोकस करेंगे सेकेंडरी सेक्टर पर पहले। तो 1950-50 में कंट्रीब्यूशन था सेकेंडरी सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का 14.4%। फिर ये नेक्स्ट डिकेड में पहुंच जाता है 17.9, नेक्स्ट डिकेड में 21.3, फिर और एक डिकेड में 23, फिर फाइनली हम 1991 पे आ जाते हैं तो ये 24.2% पे आ जाता है। यानी कि ऑलमोस्ट 10 परसेंटेज पॉइंट्स यहाँ पे इजाफा हो रहा है
ओके, बिटवीन 1950 टू 1990। इसके मुकाबले में अगर आप प्राइमरी सेक्टर देखेंगे तो ये 53% था और ये 33% पे आ जाता है। तो ऑलमोस्ट 20 परसेंटेज पॉइंट्स यहाँ पे नेगेटिव यानी कि कम हो रहा है इसका कंट्रीब्यूशन, ये 10 परसेंटेज पॉइंट इजाफा हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 29 से हम आ जाते हैं 42 तक, तो 13 परसेंटेज पॉइंट्स का इजाफा हो रहा है कंट्रीब्यूशन जो टेरिशरी सेक्टर दे रहा है टू द जीडीपी। तो ओवरऑल देखेंगे तो हमारा फोकस चूंकि सेकेंडरी सेक्टर पे है, तो 1/4 जो जीडीपी क्रिएट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है 1991 में, वो कहाँ से आ रहा है? वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ रेट कैसे रहे इस दौर में। फ्रॉम 1950 से हम 1990 तक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहली जो डिकेड है, दिस इज फ्रॉम 1950 टू 60 या 51 से 60-61 तक, फिर है 60-61 से 70-71, 70-71 से 80-81, 80-81 से 90-91। तो ये 4 डिकेड्स हैं, 1 2 3 4। ओके, इन 4 डिकेड्स में ग्रोथ रेट कैसा रहा, खासतौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का। तो हम देखते हैं 6.24, 5.56, 3.83 और 5.87। तो ये 4 डिकेड्स की ग्रोथ रेट है। तो ज़्यादा ज़बरदस्त इंप्रेसिव ग्रोथ रेट नहीं है, बिल्कुल भी फेलियर नहीं है, लेकिन अच्छी ग्रोथ रेट भी, ज़बरदस्त ग्रोथ रेट भी नहीं है। जो एक इकॉनमी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ग्रोथ रेट चाहिए, वो ग्रोथ रेट यहाँ पे नहीं है। प्राइमरी सेक्टर में भी ग्रोथ रेट कम ही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3% है, 2.39, 1.60, 3.83। टेरिशरी सेक्टर में 4.14, 4.7, 4.36, 6.67। तो ज़्यादा ग्रोथ रेट यहाँ पे भी नहीं है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ओवरऑल ग्रोथ रेट है यहाँ पे 5.37% बिफोर द रिफॉर्म्स ऑफ 1991। यानी कि ये जो 40 साल हैं, इन 40 सालों में ग्रोथ रेट रही है 5.37% और ओवरऑल इकॉनमी की ग्रोथ रेट रही है 4.01%। तो ये डिकेडल ग्रोथ यहाँ पे हमने रखी है। सो द पॉइंट हियर इज़ कि ग्रोथ रेट्स उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रही है, उतनी ज़्यादा बेहतर अच्छी नहीं रही है। इंडियन इकॉनमी इन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। अब हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन कितना रहा है डिफरेंट सेक्टर्स का। हम 1955 का डेटा डिस्कस करेंगे, फिर 1998 का डेटा, क्योंकि फिर हमने एक्चुअली डिस्कस करना है फ्रॉम 1950 से 1990 तक। तो ये 88 को हम समझेंगे कि समझो कि 90 का डेटा है ये, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन और ये टेरिशरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। तो 55 में 77.6% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट में प्राइमरी सेक्टर का था, 11.2% सेकेंडरी सेक्टर का था और 9.5% टेरिशरी सेक्टर का था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे कम कंट्रीब्यूशन टेरिशरी सेक्टर का था और इंडस्ट्री का भी तकरीबन इसी के आसपास था। मेनली लोग कहाँ पे काम कर रहे थे, वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे। फिर हम जब 1988 पे आ जाते हैं, समझो कि 1990 पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है अब ये धीरे कम हो जाता है एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि लोग बाकी जगहों पे काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, वो बढ़ ही नहीं रहा है ऑलमोस्ट। तो ये 11.2% जो है एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा था सेकेंडरी सेक्टर, अब ये 11.3% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इट इज़ नो सब्सटैंशियल इंक्रीज, बिल्कुल थोड़ा सा इंक्रीज़ है, ना होने के बराबर इंक्रीज़ है। लेकिन जो इंक्रीज़ जो यहाँ पे लोग यानी कि निकले, वो कहाँ पे चले गए, वो टेरिशरी सेक्टर में चले गए, उन्होंने सर्विसेज सेक्टर में काम किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा था, या जो लोग प्राइमरी सेक्टर से निकलते, एग्रीकल्चर से निकलते, वो फिर एब्जॉर्ब सेकेंडरी सेक्टर में नहीं हो जाते थे, उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं थी। फिर जब हम 2010 में जाते हैं तो ये 51% पे आ जाता है, ये अगेन 11% में ही फंसा हुआ है, 11.5%, ये 26 पे चला जाता है। तो ज़्यादा लोग अब यानी कि काम कर रहे हैं, या तो वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं या वो टेरिशरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर उतना जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर सो फार एज एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन इज कंसर्न्ड। अब हम इस पे आ जाते हैं कि ग्रोथ टारगेट्स क्या रहे हैं। ओवरऑल ग्रोथ की भी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये पता चलता है कि ये डिफरेंट प्लान्स है। फर्स्ट प्लान
5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड है, फिर ये एनुअल प्लान है, फिर फोर्थ प्लान, फिफ्थ प्लान, फिर एक एनुअल प्लान फिर है यहाँ पे, फिर सिक्स्थ प्लान, सेवन्थ प्लान, तो आ जाते हैं हम 50 से हम यहाँ पे 90 तक आ जाते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल पहला जो प्लान था उसमें टारगेटेड ग्रोथ थी 2.1%, लेकिन जो ग्रोथ हासिल हुई, जो रियलाइज हुई, जो अचीव हुई, दैट वाज 3.5%। तो ओवरऑल ही अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ जो टारगेट रखी गई इंडियन इकॉनमी में वो उतनी ज़्यादा भी टारगेट नहीं रखी गई, उतनी ज़बरदस्त भी टारगेट नहीं रखी गई। 8%, 9%, 10, 12, 15% ऐसा नहीं था। जो ग्रोथ रेट टारगेट की गई वो 5 के आसपास ही थी, और जो अचीव हुई वो यूजुअली उससे भी कम थी। हाँ, कुछ सालों में अचीव ज़्यादा हुई। तो ओवरऑल जो ये स्टेट है परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकॉनमी फ्रॉम 1950 टू 1990, ये उतना इम्प्रेसिव कहीं से भी नहीं दिख रहा है। अब हम यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे आ जाते हैं कि ग्रोथ रेट्स यहाँ पे अब ओवरऑल इकॉनमी के लिए हैं डिफरेंट डिकेड्स में, और ये टोटल ग्रोथ रेट है, ओवरऑल ग्रोथ रेट है फ्रॉम 1950 से 1990 तक। ओवरऑल ग्रोथ रेट कितनी रही है? 4.01%, तो समझो कि 4% ग्रोथ रेट रही है। तो ये जो डिसमल ग्रोथ रेट रही है, खास तौर पर ये जो ये पीरियड है फ्रॉम 1950 से 1980 तक, ओके। तो ये जो कम ग्रोथ रेट रही है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्कॉलर्स थे वो चूंकि ये लो ग्रोथ रेट को एसोसिएट कर रहे थे इंडिया के साथ, तो इसलिए उन्होंने इस ग्रोथ रेट को क्या कहा? द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये जो कम ग्रोथ रेट हो रही थी तो इसको एक नेगेटिवली उसको पोर्ट्रे किया गया, एक टर्म डेवलप हो गई कि दिस इज़ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि जब ग्रोथ रेट कम रहेगी आपकी तो उसके हिसाब से फिर उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि कहा गया। सो द पॉइंट हियर इज़ कि ये टर्म आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जा सकता है या आप लिटरेचर में इसको देख सकते हैं। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि इंडिया की ग्रोथ रेट बहुत कम थी ओवरऑल, और ख़ास तौर पर फ्रॉम 1950 से लेकर 1980 तक। तो इसीलिए इसको द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया। इसको रेफ़र किया गया कि ये इंडिया की ग्रोथ रेट है, और इंडिया की ग्रोथ रेट हमेशा यानी कि कम होती है, लो होती है, इसलिए इस तरीके से इसको यानी कि नाम दिया गया। आई होप कि आज का लेक्चर आपने अच्छे से समझा होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि इंडिया की जो खासतौर पर इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस है वो किस किस्म की रही है, और ओवरऑल इकॉनमी की भी परफॉर्मेंस आपने अच्छे से समझी होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।